नमस्कार दोस्तों, आज जो आपके टॉपिक है वो ग्रेड 1 का इतना शानदार टॉपिक आपके बीच चल रहा है और ये मेरा कमिटमेंट भी है कि आपको 100% क्या मिलेंगे, प्रश्न मिलेंगे। और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपके प्रवास। कौन सा टॉपिक है? प्रवास। प्रवास को आप अंग्रेजी में कहते हैं माइग्रेशन। क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं, MIGRATION। कि हम प्रवास को क्या कहते हैं? माइग्रेशन कहते हैं। अब प्रवास होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति, सबसे पहले आप ध्यान में रखना, प्रवास को आप अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। और प्रवास क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, ठीक है, कार्य या अन्य कारणों से चला जाता है। बहुत सारे कारण होते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, कोई मजहबी कारण हो सकते हैं, कोई युद्ध हो सकता है कि चला जाता है और अन्य स्थान पर रहने लगता है। और अन्य स्थान पर रहने लगता है, वह मित्रों आपके क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। प्रवास को अंग्रेजी में आप माइग्रेशन कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर अन्य कारणों से चला जाता है, किसी कार्य से या अपने अन्य कारणों से चला जाता है, तो वह आपके क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप कहोगे साहब, प्रवास के ऐसे कौन से कारक हैं जो वास्तव में प्रवास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रवास को प्रभावित करते हैं? सबसे पहला जो फैक्टर है जो प्रवास को प्रभावित करता है, एक तो है कम्यूटिंग और एक है आपके पुल फैक्टर और एक है पुश फैक्टर। ठीक है, ये तीन बड़े कारक माने जाते हैं। एक तो माना जाता है कम्यूटिंग को माना जाता है, कम्यूटिंग, ठीक है। एक माना जाता है पुल फैक्टर। कौन सा माना जाता है? पुल फैक्टर माना जाता है, ठीक है। और एक माना जाता है पुश फैक्टर। ये तीन बड़े कारक हैं जो हमारे यहां पर आपके प्रवास को क्या देते हैं? बढ़ावा देते हैं। पुल फैक्टर, पुश फैक्टर और कम्यूटिंग। अब आप ये कहोगे साहब कि व्हाट इज द मीन ऑफ कम्यूटिंग, व्हाट इज द मीन ऑफ पुल फैक्टर, व्हाट इज द मीन ऑफ आपके पुश फैक्टर, कि भैया पुल फैक्टर क्या होता है, पुश फैक्टर क्या होता है और कम्यूटिंग क्या होता है। देखो, कम्यूटिंग क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के लिए और गांव से कहां चला जाए? शहर चला जाए, या शहर से गांव आ जाए। आप कहोगे साहब, गांव से शहर तो हमने लोग जाते देखे, लेकिन शहर से गांव नहीं देखे। मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि गवर्नमेंट सर्विस करने वाले लोग हैं जिनकी सरकारी नौकरी है और वो किसी कस्बे में आकर मकान बनाकर रहने लगे, किसी शहर में आकर रहने लगे और आसपास के गांवों में जाकर अपनी क्या करते हैं? नौकरी करते हैं। कुछ लोग शहर से गांवों में जाकर अपनी दुकानें करते हैं, करते ही नहीं करते। तो इस तरह से जब वो अस्थायी रूप से अपने कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, तो वह कम्यूटिंग प्रवास होता है। उस प्रवास को क्या कहा जाता है? कम्यूटिंग कहा जाता है, ठीक है। फिर आपके आता है पुल फैक्टर और पुश फैक्टर, कि भैया पुल फैक्टर क्या होता है और पुश फैक्टर क्या होता है। कि जब लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए, मैंने कहा पुश फैक्टर की बात करता हूं, कि जब लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं, तो उसको पुश फैक्टर कहते हैं। मतलब उस पर क्या पड़ा? दबाव पड़ा, पुश किया, उन पर दबाव था जीविकोपार्जन का, और वो अपने मूल स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर चले गए अपने जीविकोपार्जन के लिए, तो उसको पुश फैक्टर कहा जाता है। ठीक है। और पुल फैक्टर क्या होता है कि जैसे कोई शहर है,
शिक्षा के लिए जाना जाता है, सीकर है, शिक्षा के लिए जाना जाता है। तो बाहर से लोग आकर यहाँ रहने लगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने लगे और साथ में यहाँ पर रोजगार करने लगे। तो उस फैक्टर को हम पुश फैक्टर कहते हैं। कोटा है, ये आपके पुल फैक्टर को बढ़ावा देता है। कोटा शहर लोग शिक्षा होने के लिए जाते हैं। सीकर है, शिक्षा के लिए लोग आते हैं, कोचिंगों में काम करते हैं या कोई अन्य तरह के उनको काम मिल जाते हैं। जयपुर शहर है, वो पुल फैक्टर के लिए जाना जाता है। जयपुर के आसपास उद्योग हैं, बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उनको वहाँ पे उनकी आजीविका के साधन मिल सकते हैं। तो ये ऐसा जो फैक्टर होता है वो पुल फैक्टर कहलाता है। ठीक है, जोधपुर है, उदयपुर है, बीकानेर है, ऐसे राजस्थान के बड़े शहर हैं या छोटे छोटे कस्बों के आसपास ऐसे बड़े शहर जो लोगों को आकर्षित करते हैं, उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुल फैक्टर कहते हैं। और पुश फैक्टर क्या होता है कि जब लोग जाएं अपने कार्य के लिए, उन पर एक दबाव हो और अपनी जीविकोपार्जन के लिए जाएं, तो वो दूसरी जगह जाकर बसेंगे, तो बताओ प्रवास होगा कि नहीं होगा। जहां लोग अपनी शिक्षा आजीविका के लिए आए तो वो पुल फैक्टर हुआ। और एक होता है कम्यूटिंग, कि रोज काम के लिए जाते हैं लोग, गांव से शहर जाते हैं, शहर से कोई गांव जाता है, और जब प्रतिदिन का वो अपने कार्य करता है तो वो एक तरीके से प्रवासी तो हुआ। क्या हुआ? प्रवास हुआ। तो ये 3 फैक्टर हैं जो प्रवास को अधिकाधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कारक हैं, धार्मिक कारक हैं। ठीक है, जैसे कि मथुरा है, वृंदावन है, वाराणसी है, काशी है, ऐसे बड़े बड़े जो शहर हैं, मतलब वाराणसी कोई काशी कहा, उज्जैन है, ये धार्मिक नगरी है। इन धार्मिक नगरी में लोग आस्था के लिए वहाँ जाते हैं, तो कुछ लोग अपने आवास बनाकर वहाँ रहने लग जाते हैं। ठीक है, तो धार्मिक कारक हुए। कई बार क्या होता है कि धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ, जैसे हिंदुस्तान का हुआ, तो हमारे यहाँ से मुस्लिम भाई जो हैं वो पाकिस्तान चले गए, और वहाँ से जो हिंदू और सिख भाई थे वो कहाँ गए? हिंदुस्तान आ गए। परमानेंटली उनका एक क्या हो गया? प्रवास हो गया। ठीक है, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियाँ और कुछ धार्मिक कारण या देशों के निर्माण की ऐसी स्थिति बनी, तो दीर्घकालीन क्या हो गया? प्रवास हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो प्रवास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको लिया है, और ये बीए ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, बीए एमए लेवल का, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना, प्रवास को अंग्रेजी में माइग्रेशन कहते हैं। एक, और जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगे, जिसके लिए उसके कोई अपने कार्य के लिए रहे या अन्य कारणों से जाकर रहे, तो वह प्रवास कहलाता है। प्रवास के लिए 3 शब्द बड़े उपयोग में आते हैं। एक तो कम्यूटिंग होता है, एक पुल फैक्टर होता है, और एक क्या होता है? पुश फैक्टर होता है। ठीक है, एक प्रतिकर्ष कारक और एक अपकर्ष कारक होता है। तो पहले, सबसे पहले मैं प्रवास में आपको कम्यूटिंग बता देता हूं। मित्रों, कम्यूटिंग क्या होता है, तो ये भी आप ध्यान में रखें कि कम्यूटिंग क्या होता है। कम्यूटिंग, बहुत अच्छे अच्छे शब्द मैं आपको बताऊंगा, और मेरी पूरी जिम्मेदारी आपके सिलेक्शन की। ठीक है ना। कम्यूटिंग क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने कार्य के लिए, अपने दैनिक कार्य के लिए, ठीक है, गांव से शहर या शहर से गांव की ओर कार्य के लिए आता है, और अस्थायी रूप से रहने लगता है, वह कम्यूटिंग कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि वह क्या कहलाता है, तो ध्यान में रखें, कम्यूटिंग कहलाता है। ओके, कि जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के लिए गांव से शहर या शहर से गांव की ओर कार्य के लिए आता है और अस्थायी रूप से रहने लगता है,
तो वह कम्यूटिंग प्रवास कहलाता है। कौन सा प्रवास कहलाता है? कम्यूटिंग प्रवास कहलाता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और ऐसा होता है, प्रतिदिन होता है मित्रों, प्रतिदिन होता है। हर व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, तो उसको ही आपके क्या कहा जाता है? कम्यूटिंग कहा जाता है। ठीक है, ओके। और ये वो अपनी दैनिक आजीविका के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? तो ये भी ध्यान में रखें कि ऐसे जो प्रवास होते हैं ना, वो दैनिक आजीविका के लिए होते हैं। इस तरह के प्रवास हमेशा ध्यान में रखना कि दैनिक आजीविका के लिए होते हैं। ठीक है, किसके लिए होते हैं? तो दैनिक आजीविका के लिए होते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। क्लियर? कि जब कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्य के लिए गांव से शहर या शहर से गांव की ओर के लिए आता है और अस्थायी रूप से रहने लगता है, तो वह कम्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, और इसको, ये जो कार्य होता है, ये जो प्रवास होता है, वो दैनिक आजीविका के लिए होता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया पुल फैक्टर। पुल फैक्टर ये एक इंग्लिश शब्द है। पुल यानी क्या होता है? खींचना। पुल फैक्टर, ओके। बहुत बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आता रहता है, खासतौर पर नेट में बहुत आता है और कॉलेज लेक्चर में बहुत आया, और इस बार स्कूल लेक्चर में इसके आने की चाहते हैं। प्रवास में ही पूछा जाता है पुल फैक्टर, पुश फैक्टर क्या होते हैं। पुल फैक्टर को मित्रों हम कहते हैं आपके अपकर्ष कारक। ठीक है, कौन सा कारक कहते हैं? तो अपकर्ष कारक कहते हैं। पुल फैक्टर को हिंदी में ध्यान में रखें कि इसे हम अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है। अब पूछोगे आप साहब कि यार पुल फैक्टर कर रहे हो, अपकर्ष कारक करते हो, होता क्या है? तो बहुत सही बात है, बिल्कुल पूछना भी चाहिए। मित्रों, अपकर्ष कारक क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति अपने कार्य शिक्षा और सामुदायिक सुविधाओं के लिए शहरों की ओर आकर्षित होता है। शहरों की ओर आकर्षित होता है। शहरों की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। तो वह पुल फैक्टर कहलाता है। और ये पुल फैक्टर किसका है? शहर का। किसका पुल फैक्टर है? शहर का है। मान लो कि ये जयपुर शहर है। कौन सा शहर है? जयपुर। या सीकर शहर जयपुर है। अब यहां जयपुर में देखो, चिकित्सा सुविधाओं में सवाई मानसिंह अस्पताल है और जाने ना जाने कितने प्राइवेट अस्पताल हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल है, विधानसभा है, ठीक है, हाई कोर्ट है, यहीं पे पास में क्या है? हाई कोर्ट है, ओके। या कोई अन्य परिसर है, शैक्षणिक संस्थान है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, राजस्थान विश्वविद्यालय है, बड़े बड़े आपके कोचिंग सेंटर्स हैं। तो ये यहाँ आसपास के जो गांव बसे हुए हैं, कस्बे बसे हुए हैं, यहाँ के लोगों को अपनी ओर, इनमें ऐसा चुंबकीय बल होगा कि ये लोगों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और लोग यहाँ जाकर धीरे धीरे बसने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे, ठीक है। और वो गांव में लोग पूछेंगे कहाँ रहता है? अरे भैया जयपुर रहता हूँ, क्योंकि वहाँ सारी सुविधाएं मिलती है, मेरा बच्चा वहाँ पढ़ता है, मेरी ये सुविधा है। तो एक चुंबकीय कारक हो गया जो यहाँ आसपास के लोगों को क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है। और जब लोगों को वो आकर्षित करे तो वो पुल फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है? पुल फैक्टर होता है, जिसको हम अपकर्ष कारक कहते हैं। कौन सा कारक कहते हैं? अपकर्ष कारक। कि यहां पर एक चुंबकीय प्रभाव बना। कौन सा प्रभाव बना? चुंबकीय प्रभाव बना कि शहर ने उन्हें अपनी ओर सुविधाओं के कारण आकर्षित कर लिया। शैक्षणिक सुविधाएं यहां मिल रही हैं, चिकित्सीय सुविधाएं मिल रही हैं, प्रशासनिक सुविधाएं मिल रही है, न्यायिक सुविधा मिल रही है। तो ये सारी सुविधाएं जब व्यक्ति को क्या करे? आकर्षित करे, तो लोग फिर अपना घर बनाकर वहां रहने लगते हैं,
तो ऐसे जो कारक होते हैं वो प्रवास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रवास को एक तो कम्यूटिंग प्रभावित करता है, एक पुल फैक्टर जिसको आप अपकर्ष कारक कहते हैं वो भी आपके क्या करता है, प्रभावित करता है। और फिर एक है पुश फैक्टर, प्रतिकर्ष कारक। और प्रतिकर्ष कारक में क्या है, बिल्कुल सिंपल है मैं भाई साहब कि प्रतिकर्ष कारक साहब ये क्या होता है प्रवास में, कल को कोई कहे कि प्रतिकर्ष कारक, अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं पुश फैक्टर, PUSHFACTOR, कि प्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर क्या होता है। तो प्रतिकर्ष कारक और पुश फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये होता क्या है मित्रों कि यदि कोई व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, अपने जीविकोपार्जन के लिए जब गांव से शहर, ठीक है, छोटे शहर से बड़े शहर, छोटे शहर से बड़े शहर, जीविकोपार्जन के लिए बड़े शहर, ठीक है, बड़े शहर से महानगर, ठीक है, एक देश से दूसरे देश, एक देश से, ठीक है ना, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर चला जाता है, महाद्वीप की ओर चला जाता है, महाद्वीप की ओर क्या होता है, चला जाता है, तो वह अप्रतिकर्ष कारक या पुश फैक्टर कहलाता है। कि वह प्रतिकर्ष कारक या क्या कहलाता है, पुश फैक्टर कहलाता है। कि जब कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए, ठीक है, आप कहोगे साहब कैसे एक देश से दूसरे देश, चलो हमने शहर सुन लिया, गांव सुन लिया, तो एक देश से दूसरे देश कैसे, अरे भैया हमारे यहाँ शेखावटी क्षेत्र में देखो आप, सीकर, चूरू, झुंझुनू, राजस्थान में आप देखो, ठीक है, गंगानगर की तरफ चले जाओ, ठीक है, हमारे यहाँ से लोग क्या खाड़ी देशों में नहीं जाते, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इराक, ईरान, ये सारे लोग जाते हैं और वहां अपने जीविकोपार्जन के लिए रहते हैं और वहां से कमा कर फिर यहां आते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ पर, मैं जहाँ काम करता हूँ, हमारे एक अशोक जी है, उनके मदर फादर भैया जो हैं वो कहाँ रहते हैं, अरब कंट्रीज़ में रहते हैं, आजीविका के लिए रहते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं कह रहा, तो वो वहाँ रहते हैं, ठीक है। बताओ एक देश से दूसरे देश नहीं गए क्या, इसको अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। मैं बताऊँगा आपको टाइप ऑफ माइग्रेशन, बिल्कुल बताऊँगा, लेकिन मैं प्रतिकर्ष कारक समझा रहा हूँ कि वो लोग गए और फिर वहाँ से वो लौटकर यहाँ आ गए, ठीक है, क्योंकि कमा कर लेकर आए, अपने बच्चों को पाला, अपने जो छोटा बेटा यहाँ रहता है उसे भी पाला, मतलब कि सबका लालन पालन किया और उसने भी कमाया और उनके साथ रहने का वो किया प्रयास किया, ठीक है। जब कोई व्यक्ति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, मतलब कि एशिया महाद्वीप या भारत का व्यक्ति एशिया महाद्वीप से और अमेरिका महाद्वीप चला जाए, यूएसए चला जाए, सैन फ्रांसिस्को चला जाए, मान लो मेरा एक दोस्त है नीरज और वो हिंदुस्तान का रहने वाला है, बांदीकुई कस्बे का रहने वाला है और वो यूएसए के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में रहता है, तो मतलब एक देश से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका चला गया, तो वो अंतर मतलब क्या हो गया, महाद्वीपीय हो गया, ठीक है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप वो आजीविकोपार्जन के लिए गया, तो ऐसा जो कारक होता है वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। ये भी आपके प्रवास को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 बड़े कारक मैंने बताए। एक तो कम्यूटिंग में तो होता है दैनिक आजीविका के लिए जब व्यक्ति जाए। एक होता है पुल फैक्टर, जब शहरों की सुविधाओं को या सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए आकर्षित होकर वहाँ चला जाए और जाकर रहने लगे, तो वो आपके अपकर्ष कारक होता है या पुल फैक्टर होता है। और जब कोई व्यक्ति अपने जीविकोपार्जन के लिए गांव से शहर, शहर से गांव, या फिर आपके छोटे शहर से बड़े शहर, बड़े शहर से मेट्रोपॉलिटन सिटी, एक देश से दूसरे देश, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के लिए चला जाए, तो वो आपके कौन सा कारक होता है, अपकर्ष कारक होता है।
प्रतिकर्ष कारक होता है, उसको हम पुश फैक्टर कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है जो प्रवास को क्या करती है, प्रभावित करती हैं। अब मित्रों, प्रवास के लिए जो है हमारे बहुत सारे क्या हुए, विद्वान हुए, और जो विद्वान हुए उन्होंने अलग अलग सिद्धांत अपने समय में दिए। किसके लिए दिए? प्रवास के लिए दिए। जैसे प्रवास के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिया वो आपके रेवेंस्टीन नामक विद्वान ने दिया। ठीक है, और ये पूछा भी जाता है कि प्रवास के लिए दिए गए सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो पहले मैं सिद्धांतों के नाम बता देता हूं कि प्रवास के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत, फिर अपन कारणों पे जाएंगे। संदर्भ में दिए गए सिद्धांत, क्योंकि ये सिद्धांतों को लेकर आपके हमेशा जो है वो क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। दिए गए सिद्धांत किसके संदर्भ में, कि प्रवास के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत, ये हमेशा आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है रेवेंस्टीन का, और रेवेंस्टीन का, ठीक है, रेवेंस्टीन नामक विद्वान ने प्रवास के लिए जो है आपके क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। ठीक है, रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, प्रवास सिद्धांत। क्लियर? ये किसने दिया था? रेवेंस्टीन ने दिया था। ओके, दूसरा, रेवेंस्टीन के बाद जो आपके सिद्धांत दिया वह सिद्धांत दिया किसने दिया, तो ये भी ध्यान में रखें, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत। ये प्रवास के लिए दिया गया सिद्धांत है, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत। नोट कर लें आप मेरे साथ में, ये पूछे जाते हैं। तो गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत, ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखें कि गुरुत्व मॉडल का जो सिद्धांत है ये रायली नामक विद्वान ने दिया। किस विद्वान ने दिया? तो नोट कर लें कि रायली नामक विद्वान ने गुरुत्व मॉडल का क्या दिया, सिद्धांत दिया। ठीक है, तो रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, और प्रवास के लिए एक कौन सा सिद्धांत दिया गया, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत, जो किसने दिया, रायली ने दिया। गुरुत्व मॉडल के सिद्धांत के बाद में आपके न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत, प्रयास का सिद्धांत, या इसे हम कहते हैं या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत, न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत, प्रवास का सिद्धांत। और ये जो सिद्धांत है ये जिफ नामक विद्वान ने दिया। किस विद्वान ने दिया? जिफ ने दिया। ठीक है, तो एक तो है रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, एक है गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत रायली, एक है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत, ये किसने दिया? जिफ ने दिया। ठीक है, इसके बाद आपके सिद्धांत है अंतरायली अवसर मॉडल सिद्धांत। अंतरायली रायली अवसर मॉडल सिद्धांत, ये आपको ध्यान में रखना है। अवसर मॉडल सिद्धांत, कल को कोई पूछ ले कि अंतरायली अवसर मॉडल सिद्धांत का संबंध किससे है, तो प्रवास से है। मैं एक साथ इसलिए लिख रहा हूं आपको, और मेरे साथ नोट कर लेना, क्योंकि हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये किसने दिया, कभी सुमेलित करवा लेता है, कभी असंगत करवा लेता है, कभी असुमेलित सिद्धांत है कि भैया ये नहीं दिया, इसने नहीं दिया। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए भैया कौन कौन से तो सिद्धांत दिए, एक साथ हम नोट कर लें इनको, और एक साथ नोट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा भैया किसने प्रवास के लिए सिद्धांत दिया, किसने नहीं दिया। और प्रवास को प्रभावित करने वाले 3 बड़े कारक, कम्यूटिंग, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। एक को अपकर्ष कारक, एक को प्रतिकर्ष कारक, और एक को क्या कहा आपके, हमने क्या कहा, वो कम्यूटिंग कहा, जो दैनिक आजीविका के लिए होता है। ठीक है, और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना क्या कहलाता है, प्रवास। कोई स्थायी होता है क्या, कोई अस्थायी होता है, वो सारे चीजें बताऊंगा मैं आपको। लेकिन सबसे पहले सिद्धांत देख लो कि रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, रायली ने दिया। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत जिफ ने दिया। अंतरायली अवसर मॉडल का सिद्धांत जो है ये स्टोफर नामक विद्वान ने दिया। किस विद्वान ने दिया, तो ये ध्यान में रखें कि ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत स्टोफर नामक विद्वान ने दिया। ठीक है, कि एक तो रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, रायली ने दिया। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत किसने दिया, जिफ ने दिया। और अंतरायली अवसर मॉडल का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, स्टोफर नामक विद्वान ने दिया। ठीक है, इसके बाद में आपके आता है प्रवासन का ली मॉडल। ठीक है, प्रवासन का ली मॉडल आता है। एक विद्वान था ली, उसने प्रवासन का एक मॉडल दिया
और प्रवासन का मॉडल जो है ली नामक विद्वान ने दिया। विद्वान का नाम क्या था? ली। ओके, ये ध्यान में रखना। फिर है आपके प्रवास के लिए दिया गया गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत, और गतिशीलता संक्रमण का जो सिद्धांत है ये जेलेंस्की नामक विद्वान ने दिया। ठीक है, नंबर 6 पर है गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत। और गतिशीलता संक्रमण का जो सिद्धांत है वो आपके जेलेंस्की नामक विद्वान ने दिया। किस विद्वान ने दिया मित्रों? तो ये भी ध्यान में रखें, जेलेंस्की नामक विद्वान ने दिया। ओके, तो ये प्रवास से संबंधित सिद्धांत है। मेरे साथ इनको रटना भी है और लिखना भी है कि रेवेंस्टीन का कौन सा सिद्धांत है? प्रवास के लिए सबसे पहले सिद्धांत जो दिया वो रेवेंस्टीन ने दिया। उसके बाद गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? रायली ने दिया। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत किसने दिया? जिफ ने दिया। अंतराली अवसर मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? स्टोफर ने दिया। प्रवास का मॉडल सिद्धांत जो है वो किसने दिया? ली ने दिया। प्रवास का मॉडल किसने दिया था? ली ने दिया था। गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? जेलेंस्की ने दिया। क्लियर? तो पहला रेवेंस्टीन, दूसरा रायली, तीसरा आपके जिफ, चौथा आपके कौन सा है? स्टोफर, पांचवा ली और छठा जेलेंस्की। 6 लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, देखो पहला रेवेंस्टीन, दूसरा विद्वान हुआ जिसने आपके सिद्धांत दिया गुरुत्व मॉडल का, किसने दिया? रायली ने दिया, रट लेना है आपको। तीसरा न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या न्यूनतम प्रवास का सिद्धांत किसने दिया? जिफ ने दिया। फिर है अंतराली अवसर मॉडल का सिद्धांत किसने दिया? स्टोफर ने दिया। फिर है प्रवासन का मॉडल किसने दिया? ली ने दिया। और फिर है गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया? जेलेंस्की नामक विद्वान ने दिया। तो रेवेंस्टीन, रायली, ठीक है, जिफ, स्टोफर, ली और जेलेंस्की, इन विद्वानों ने आपके ये क्या दिए? सिद्धांत दिए। क्लियर? तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इन सिद्धांतों को लेकर भी आपके क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले हम इन सिद्धांतों में रेवेंस्टीन के प्रवास सिद्धांत की बात करते हैं। ठीक है, और रेवेंस्टीन ने जो ये सिद्धांत दिया तो उन्होंने अमेरिका और यूरोप की जो जनसंख्या है ना उसको आधार मानकर ये सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो मैं प्रवास के सिद्धांत में, कारकों में हम बाद में चलेंगे, पहले सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। तो पहला है रेवेंस्टीन का सिद्धांत। रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, क्योंकि आपने सिद्धांत समझ लिए ना, फिर बाद की सारी बातें आपको क्या आ जाएंगी? समझ में आ जाएंगी। फिर मैं आपको शब्द बताऊंगा विशेष, जैसे उत्प्रवास है, उपप्रवास है, ये सारे शब्द मैं आपको बताऊंगा। तो रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत है। तो देखो भैया, रेवेंस्टीन ने, पहली बात आप नोट कर लेना, अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जनसंख्या का अध्ययन किया। ये पूछा जाता है, का अध्ययन किया। एक तो ये नोट कर लेना कि इन्होंने अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जो जनसंख्या है, इन महाद्वीपों की जो जनसंख्या है उसका क्या किया? इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है, दूसरी बात ये है कि उन्होंने अपने सिद्धांत में प्रवास एवं दूरी का नियम दिया। डिस्टेंस डिके लॉ इसको कहा जाता है। ठीक है ना, उसने क्या कहा अपने सिद्धांत में? प्रवास एवं दूरी, ठीक है, डिस्टेंस एंड डिके की बात की। डिस्टेंस एंड डिके की बात की। अब आप ये कहोगे कि सब प्रवास एवं दूरी है क्या? ठीक है, क्या उन्होंने कहा कि दूरी के आधार पर प्रवास का घटना बढ़ना निश्चित होता है। यदि दूरी कम है और रोजगार के साधन मिले तो प्रवास अधिक होगा। रोजगार के साधन खूब है लेकिन दूरी बहुत अधिक है। मान लो कि भारत का व्यक्ति और यूएसए जाना चाहे, संसाधन बहुत है वहाँ पे यूएसए में, लेकिन क्या हर कोई व्यक्ति जा सकता है?
तो दूरी जो है वो हमेशा प्रवास को प्रभावित करती है। यदि समीपता है तो प्रवास बढ़ जाता है, तो दूरी है तो फिर थोड़ा सोचकर प्रवास में क्या होता है, बदलाव होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये बात किसने कही, तो रेवेंस्टीन नामक विद्वान ने कही। ठीक है, कि रेवेंस्टीन ने कहा कि दूरी जो है वो प्रवास को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक क्या करते हैं, संचरण करते हैं, अधिक दूरी पर संचरण नहीं करते। कि अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक संचरण करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अधिकांश जो प्रवासी होते हैं ना, वो थोड़ी दूरी तक संचरण करते हैं, अधिक दूरी तक संचरण नहीं करते हैं। एक तो ये चीज आप नोट कर लेना। मैंने ये कहा कि बिल्कुल प्रवास को दूरी प्रभावित करती है, चाहे संसाधन कितने ही अच्छे क्यों ना हो दूर तलब तक, लेकिन हर कोई व्यक्ति वहां जाकर बसने का प्रयास नहीं करता है। और कम दूरी है तो वहां हर कोई बसने का क्या करता है, प्रवास करता है। मान लो कि आप सीकर में आना चाहते हैं और सीकर के आसपास आपके गांव है, तो आप आसानी से सीकर आकर बसने का प्रयास करोगे। थोड़ा 60-70 किलोमीटर तो भी बसने का प्रयास करोगे। लेकिन आपका गांव सीकर से चूरू है, आपका गांव सीकर से बीकानेर है, जयपुर है, कोटा है, तो क्या आप सीकर आकर बसने का प्रयास करोगे? उससे पहले सोचोगे कोटा ही बस जाएं, जयपुर बस जाएं, जयपुर के आसपास बस जाएं। ठीक है, एट लास्ट में आप अधिक दूरी पर यदि यहाँ रोजगार मिल रहा है तो पहले वहाँ से दूरी और वहाँ की कैलकुलेशन की जाएगी। तो दूरी जो है वो प्रवास को क्या करती है, प्रभावित करती है। इसको डिस्टेंस एंड डिके की बात कही। ठीक है ना। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, रेवेंस्टीन ने जो सबसे बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि प्रवास हमेशा क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रम से बढ़ता है, मतलब धीरे 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 बढ़ता है, क्रमबद्ध तरीके से बढ़ता है। ऐसा नहीं एक साथ प्रवास हो जाता है, तो हमेशा प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है। तीसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही, प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रवास जो होता है ना वो क्रमिक रूप से बढ़ता है। एक तो बात ये कि अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका यूरोपीय जनसंख्या का अध्ययन किया। दूसरा ये प्रवास एवं दूरी के अधिकांश प्रवासी थोड़ी दूरी तक क्या करते हैं, संचरण करते हैं। तीसरा ये कि प्रवास हमेशा, नोट कर लेना, रेवेंस्टीन ने कहा कि प्रवास सदैव क्रमिक रूप से क्या होता है, बढ़ता है। ये बात किसने कही, तो रेवेंस्टीन ने कही। ठीक है, फिर उन्होंने नंबर 3 पे कहा धारा एवं प्रतिधारा। ठीक है, तीसरा शब्द, एक तो उन्होंने कहा प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है, और तीसरा बड़ा जो शब्द उन्होंने दिया रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में नंबर 4 पर उन्होंने कहा कि धारा एवं प्रतिधारा। धारा एवं किसकी बात की उन्होंने अपने सिद्धांत में, प्रतिधारा की बात की। किसने, रेवेंस्टीन ने। ठीक है, एक तो अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका और यूरोप की जनसंख्या का अध्ययन किया। देखो मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आप जो यदि दूरी पर हैं आपको दिक्कत आए, वैसे तो आप मुझे मैसेज के माध्यम से बता देना, हमारे यहाँ से बात कर सकते हो आप, आपकी हर समस्या सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर भी दिक्कत आए तो पहले मैं इसको 2-3 बार रिपीट करूँगा तो आपको याद हो जाएगा मेरे साथ ही। और ग्रेड 1 में मैंने वादा किया कि आपकी नौकरी में लगवा कर आपको दूंगा। ठीक है ना, कि अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका यूरोपीय जनसंख्या का अध्ययन किया। प्रवास एवं दूरी, मतलब कि उन्होंने बात की कि अधिकांश जो प्रवासी होते हैं वो थोड़ी दूरी तक ही संचरण करते हैं, अधिक दूरी पर जाना पसंद नहीं करते। ये बात किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने कही। फिर रेवेंस्टीन ने कहा कि प्रवास एक क्रमिक रूप से बढ़ता है, हमेशा किस रूप से बढ़ता है, क्रमिक रूप से बढ़ता है। और ठीक है, और फिर उन्होंने बात की धारा एवं प्रतिधारा की। ओके, तो उन्होंने ये कहा कि जब भी प्रवास किसी एक धारा में होगा, ठीक है, तो जब भी प्रवास एक धारा के रूप में होगा,
के रूप में होगा तो वह क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है। वह क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है। क्षतिपूर्ति का क्या करता है? प्रयास करता है। अब आप कहोगे साहब हमारे तो समझ में नहीं आया यार, क्या है ये क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है? अरे भैया, मैं यदि मेरे गांव को छोड़कर दूसरी जगह जाऊंगा तो मैं यूं जाऊंगा कि यार मैं मेरे गांव से ज्यादा कमा रहा हूं और जो वहां छोड़ कर आऊं उससे ज्यादा यहां कमाऊं, तो फिर मैं जाने का क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करूंगा। मान लो कि मैं दौसा जिले का रहने वाला और सीकर आया, ठीक है, तो मैं सीकर तभी आऊंगा जब मैं लाखों रुपए मैंने कमाऊंगा या मेरी अच्छी आय होगी, तो मैं मेरा गांव छोड़ना पसंद करूंगा। नहीं तो मैं क्यों छोड़ूंगा मेरा गांव? मैं तो मेरे गांव ही रहना पसंद करूंगा। हम क्षतिपूर्ति का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। भाई इतनी दूरी छोड़ी, अपने समाज को छोड़ा, अपने लोगों को छोड़ा और फिर हम बाहर आए, तो हम यदि बाहर आते हैं तो वहां क्षतिपूर्ति का प्रयास जरूर करते हैं, ठीक है। यदि वो चीज हमें नहीं मिल रही तो हम फिर अब वापस जाना पसंद करेंगे अपनी जगह पर। अरे मान लो आप हो, मान लो प्रभुदयाल जी आप हो, मान लो कि आप राम प्रताप जी आप हो, कि आप लोग यदि, ठीक है, आपको अच्छे से रोजगार मिल जाए और अच्छा मतलब कमाई का सोर्स मिले, तो ही तो अपना गांव छोड़कर आप सीकर आओगे, तो ही तो अपना गांव छोड़कर किसी और शहर जाना पसंद करोगे, ठीक है। तो वो ये कहता है, रेवेंस्टीन ये कहता है कि जब भी कोई प्रवास होता है तो वो दूसरे क्षेत्र में अपनी जो भी क्षतिपूर्ति है, मतलब जो छोड़ कर आए उसकी क्षतिपूर्ति करने का क्या करता है? प्रयास करता है। तभी वह प्रवास उसका क्या होता है? सफल होता है, ठीक है। तो ये बात रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में कही। किसमें कही? अपने सिद्धांत में कही। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि ग्राम नगर विभेदन भी प्रवास को क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है। गांव नगर विभेदन प्रवास को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो मैंने आपको अभी तक 4 बिंदु बता दिए। 5वां बिंदु उन्होंने क्या कहा? ग्राम नगर विभेदन। ग्राम नगर विभेदन, बहुत ध्यान से देखना आप इसे, आपको दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये कहा कि गांव के लोग अधिक प्रवास करते हैं बजाय शहर के लोगों के। गांव के लोग अधिक प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं। अधिक प्रवास की ओर, कौन कह रहा है? रेवेंस्टीन कह रहा है। अधिक प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं। अधिक प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं। कहाँ के लोग होते हैं? तो गांव के लोग होते हैं, कि गांव के लोग अधिक प्रवास की ओर क्या होते हैं? अग्रसर होते हैं, ठीक है। शहर के लोग प्रवास के लिए कम सोचते हैं। शहर के लोग प्रवास के लिए प्रवास के लिए कम सोचते हैं, कम सोचते हैं। कि शहर के लोग प्रवास के लिए क्या सोचते हैं? कम सोचते हैं। अब देखो बात आती है ग्राम नगर विभेदन की, कि गांव के लोग अधिक प्रवास की ओर अग्रसर होते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। गांव के लोग क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर गांव में सुविधाओं की कमी होती है, रोजगार के साधनों की कमी होती है, तो वो ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जो शहर में रहने वाला व्यक्ति है वो प्रवास के लिए कम सोचता है, इधर से उधर जाने के लिए कम सोचता है, क्योंकि शहर में उसको सामुदायिक, शैक्षणिक, आजीविका के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, रोजगार की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो वो जो है आपके प्रवास के लिए कम सोचता है। इसको उन्होंने कहा कि ग्राम नगर विभेदन कहा, कि गांव और शहर के लोगों की सोच में अंतर होता है प्रवास के लिए, आने जाने के लिए। जो जैसे कि कोई इस शहर का बंदा है, जयपुर शहर का बंदा है, तो वो जयपुर ही रहना पसंद करेगा बजाय दूसरे शहर में जाने के। कोई विशेष परिस्थिति हुई और बहुत बड़ा कोई बदलाव करना हो तो ही वो अपने उस शहर को छोड़ेगा, अन्यथा उसको जयपुर शहर में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, रोजगार भी मिल रहा है, जीविकोपार्जन के साधन मिल रहे हैं, अपने लोग मिल रहे हैं, अपनी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वो क्यों छोड़ेगा बताओ? ठीक है, क्यों छोड़ेगा वो? तो इसलिए ये ध्यान में रखना, उन्होंने ग्राम नगर विभेदन की बात की। किसने की? रेवेंस्टीन ने। क्लियर?
अच्छे से ध्यान में रखना है और यहाँ कोई आपकी कमी बेसी या गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि शहर का जो व्यक्ति होगा वो कम छोड़ता है, जबकि गांव का जो व्यक्ति है ना, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं अपना एक मकान शहर में बना लूँ, वहाँ जाकर रहूँ, या मैं यहाँ रह लूँ लेकिन मेरे बच्चे वहाँ रहें जिससे उनको अच्छी शिक्षा मिल जाए। ठीक है, तो प्रवास की प्रवृत्ति जो है उनकी सोच में बैठी हुई है, वो वहाँ पर अपने आय के साधन बनाने की अपेक्षा शांति या अपनी प्रकृति के पहचान में वो कहाँ जाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो करते हैं किस ओर, शहर की ओर जाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने कही थी। दूसरी बात, रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में और क्या कहा, क्योंकि यहां से वो पूछ लेता है, उसने कहा कि स्त्रियों की बहुलता। दूसरी बात उसने जो नेक्स्ट बात की नंबर 6 पे, उसने स्त्रियों की बहुलता की बात की। उसने कहा कि स्त्रियों का प्रवास बहुत अधिक होता है। बहुलता प्रवास में अधिक होती है। ठीक है, प्रवास में अधिक होती है। प्रवास में सबसे अधिक बहुलता किन की होती है, स्त्रियों की होती है, और नो डाउट इसमें कोई संदेह भी नहीं है। चाहे वो स्थानीय प्रवास हो, चाहे राष्ट्रीय स्तरीय हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो, चाहे वो आपके महाद्वीपीय स्तर हो, सबसे ज़्यादा प्रवास महिलाओं का होता है और स्त्रियों की बहुलता होती है। क्यों होती है, देखो आप स्थानीय स्तर पर जैसे कोई बेटी है, उसकी शादी हुई तो वो अपने पति के घर चली जाएगी, ससुराल अपने पीहर को छोड़कर ससुराल चली जाएगी। बताओ उसका प्रवास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कोई दूसरे शहर में हम कर देंगे, किसी दूसरे ज़िले में कर देंगे, किसी दूसरे राज्य में कर देंगे, उसकी क्या कर देंगे, शादी कर देंगे। तो हमेशा प्रवास में जो है सबसे अधिक बहुलता स्त्रियों की होती है। रोजगार के लिए तो होता ही है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा सबसे अधिक प्रवास जो है वो स्त्रियों का होता है। और हिंदुस्तान में तो आप देख लो, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रथाएं हैं उसमें पुरुष प्रभावी प्रथाएं हैं। अब पुरुष प्रभावी प्रथा में पुरुष तो जाता नहीं है कि शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में जाकर रहे, कोई इक्के दुक्के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, लेकिन स्त्रियों का, लड़कियों का, जिनकी हम शादी करते हैं, उनका 100% स्थानीय क्या होता है, प्रवास होता है। तो उन्होंने कहा कि प्रवास में स्त्रियों की बहुलता होती है। ये बात किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने कही थी अपने सिद्धांत में। दूसरी बात, रेवेंस्टीन ने यह भी कहा कि प्रौद्योगिक प्रगति एवं प्रवास, ठीक है, कि जहां जहां उद्योग और प्रौद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है, ठीक है, कि उद्योग और प्रौद्योगिक क्षेत्रों का विकास होता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास होता है, क्षेत्रों का विकास होता है वे प्रवास के चुंबकीय केंद्र होते हैं। वे प्रवास के चुंबकीय केंद्र होते हैं। प्रवास के क्या होते हैं, चुंबकीय केंद्र होते हैं। ये बात किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने, कि जहां पर आपने कोई उद्योग लगा दिया, मान लो इस शहर में आपने उद्योग लगा दिया, यहां पर लोहा इस्पात उद्योग, तो यहां लोहा इस्पात उद्योग लगा तो दूर दूर के लोग यहां आकर रहने लग जाएंगे, आकर बस जाएंगे, क्योंकि उनको क्या मिला, रोजगार मिला। और रेवेंस्टीन के सिद्धांत से हमारा जमशेदपुर शहर है ना, जो मैच करता है। कौन सा शहर मैच करता है, जमशेदपुर। कैसे करता है कि जब जमशेदपुर में जमशेदजी टाटा ने लोहा इस्पात उद्योग लगाया स्वर्णरेखा नदी के तट पर साक्षी गांव में, तो वो बहुत बड़ा हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी आज सबसे बड़ा लोहा इस्पात उद्योग है। तो वहां लोग धीरे धीरे आते गए, वही गांव आज एक बड़े शहर में तब्दील हो गया, और वो क्या बन गया, जमशेदपुर बन गया। क्या बन गया वो, तो जमशेदपुर बन गया। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना, उद्योग और प्रौद्योगिक क्षेत्रों का क्या होता है, विकास होता है। तो वे प्रवास के लिए चुंबकीय केंद्र होते हैं, जो बाहर से लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और वहां लोगों को रोजगार मिल जाता है, और रोजगार मिल जाएगा तो लोग वहां पर क्या करेंगे, रहने लगेंगे। तो एक कारक ये होता है किसका, प्रवास का होता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने कही थी। दूसरी बात, रेवेंस्टीन ने और क्या कहा था कि न प्रवास के प्रेरक, प्रवास का मुख्य कारण आर्थिक होता है। ठीक है,
कि प्रवास का सबसे बड़ा प्रेरक किसका प्रेरक होता है? मैंने आपको 7 बिंदु बता दिए, 8वां बिंदु आपके हुआ कि प्रवास का सबसे बड़ा प्रेरक, प्रवास का सबसे बड़ा प्रेरक, बड़ा प्रेरक आर्थिक कारक होता है। आर्थिक कारक होता है। प्रवास का सबसे बड़ा प्रेरक जो होता है वो कौन सा कारक होता है? आर्थिक कारक होता है। ठीक है, कैसे होता है कि जहां लोग जो है ना, ज्यादातर जो प्रवास कर रहे हैं वो आर्थिक कारणों से कर रहे हैं, कि जहां कम कमाई है तो वो ज्यादा कमाई के लिए कर रहे हैं, अच्छी आय के लिए कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो प्रेरक रेवेंस्टीन ने माना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं भाई रेवेंस्टीन ने अपने प्रवास में सबसे बड़ा प्रेरक किसे माना? तो आर्थिक कारकों को माना। सामाजिक कारक, धार्मिक कारक, आर्थिक कारक, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन कर देखो क्या टाइप होता है तो वो बता देता हूं कि रेवेंस्टीन का जैसे क्वेश्चन पूछा तो पूछ लेंगे, रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में, रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में प्रमुख कारक माना है, प्रमुख प्रेरक कारक माना है, प्रेरक कारक माना है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। आप देखना आपके एग्जाम, मतलब कहीं भी आप मॉडल पेपर वगैरह उठाओगे तो वहां आता है कि प्रमुख प्रेरक कारक माना है। ठीक है, नंबर 1 सामाजिक कारक, सामाजिक कारक। नंबर 2 भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक। नंबर 3 ठीक है आर्थिक कारक, ठीक है। और नंबर 4 जो है सामाजिक कारक, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, ठीक है, और है जलवायविक कारक या अन्य कारक, जलवायविक कारक। ये 4 विकल्प आपको ऑप्शन में दे दिए कि प्रमुख प्रेरक माना है रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में। तो रेवेंस्टीन ने अपने सिद्धांत में जो प्रमुख प्रेरक माना है वो माना है आर्थिक कारक को माना है। किस कारक को माना है? आर्थिक को। तो ये प्रवास का सबसे बड़ा कारक कहलाता है कौन सा? आर्थिक कारक, कि इसके कारण ज्यादा बढ़े। और एक स्त्रियों की बहुलता, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद की हम बात करें तो इन्होंने जो आपके ये सिद्धांत दिया इसमें नगर एवं प्रवास नगर एवं प्रवास, नवा जो कारक माना वो माना नगर एवं प्रवास कि प्रवास जो है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक वृद्धि से होता है। प्रवास नगरीय क्षेत्रों में अधिक वृद्धि से होता है, कि गांव का व्यक्ति बहुत जल्दी, अधिक प्रवास नगरीय क्षेत्रों में अधिक वृद्धि से होता है, कि गांव का व्यक्ति जल्दी से आपके शहर में आने का, बसने का क्या करता है? प्रयास करता है। इसलिए प्रवास बहुत तेज गति से होता है। क्लियर? अब देखो मैंने जो जो चीजें बताई हैं उनको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहां से आपके क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना, बहुत धीमे धीमे मैं बता रहा हूं। पहला प्रवास, प्रवास को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? माइग्रेशन। एक, जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, इस बार ग्रेड 1 में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा, प्रवास से आएगा, क्योंकि पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, कि जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर कार्य या अन्य कारणों से चला जाता है तो वह अन्य स्थान पर रहने लगता है, जो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। एक, प्रवास के 3 बड़े कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, एक तो कम्यूटिंग, एक पुल फैक्टर और एक पुश फैक्टर। ठीक है, अब फिर आता है कि कम्यूटिंग क्या होती है, कि जब कोई दैनिक आजीविका के लिए कोई व्यक्ति गांव से शहर और शहर से गांव की ओर आता है और कमाकर अस्थायी रूप से चला जाता है, अस्थायी रूप से रुकता है 5, 10, 15 घंटे और फिर अपने घर चला जाता है, वो आपकी कम्यूटिंग कहलाता है। फिर आपके पुल फैक्टर, कि बड़े जो शहर होते हैं उनमें सारी सुविधाएं होती हैं, तो वो लोगों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं, और लोग उन सुविधाओं के कारण, चिकित्सीय सुविधाएं, जो भी अन्य जो भी सुविधाएं हैं, उन शिक्षा की सुविधाएं हैं, सामुदायिक सुविधाएं, उनके कारण वो वहाँ आ जाते हैं और वहाँ परमानेंट बस जाते हैं। तो ये पुल फैक्टर कहलाता है, इसको अपकर्ष कारक कहते हैं। ठीक है,
फिर है आपके इसके बाद में प्रतिकर्ष कारक। मैंने जयपुर शहर का दिया कि सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, राजस्थान विश्वविद्यालय, हाई कोर्ट, विधानसभा, तो यहाँ पे शैक्षणिक व्यवस्था भी है, यहाँ पर चिकित्सीय व्यवस्था भी है, विधानसभा भी है, आपके न्यायालय भी है, प्रशासनिक सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो लोग जयपुर शहर की ओर आकर्षित हो रहे हैं और वहाँ बस रहे हैं, तो ये प्रवास का बड़ा कारक है। ठीक है, इसके बाद फिर मैंने कहा प्रतिकर्ष कारक, कि जब कोई अपनी जीविका के लिए अपने गांव से शहर, शहर से छोटे शहर से बड़े शहर, शहर से महानगर, बड़े शहर से कहाँ जी महानगर, फिर दूसरे देश, फिर किसी अन्य महाद्वीप में चला जाए, तो वो प्रतिकर्ष कारक होता है, पूछ लिया जाए तो पुश फैक्टर होता है। इसके बाद में हम बात करें तो प्रवास के संदर्भ में दिए गए सिद्धांत में एक तो रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत है, दूसरा गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, रायली ने दिया। फिर न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या प्रवास का सिद्धांत ये जिफ ने दिया। प्रवास से संबंधित सिद्धांत, कारकों पे बाद में बात करेंगे, पहले सिद्धांत देख लेते हैं, क्योंकि सिद्धांत क्लियर है ना तो मामला क्लियर है और यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं। अंतराली अवसर मॉडल का सिद्धांत स्टोफर ने दिया। ठीक है, प्रवासन का मॉडल किसने दिया, ली ने दिया। गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, जेलेंस्की ने दिया। देखो रेवेंस्टीन का प्रवास सिद्धांत, गुरुत्व मॉडल का सिद्धांत किसने दिया, रायली ने दिया। न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत या प्रवास का सिद्धांत जिफ ने दिया। अंतराली अवसर मॉडल का सिद्धांत स्टोफर ने दिया। प्रवासन का मॉडल किसने दिया, ली ने दिया। गतिशीलता संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया, जेलेंस्की ने दिया। दूसरी बात, रेवेंस्टीन का जो प्रवास सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत में अपने सिद्धांत में उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जनसंख्या का अध्ययन किया गया। प्रवास एवं दूरी के बारे में उसने कहा डिस्टेंस एंड डिके, कि यदि दूरी अधिक है, चाहे कितने ही आर्थिक संसाधन क्यों ना हो, लोग जाने का कम प्रयास करते हैं, वहाँ जाकर बसने का कम प्रयास करते हैं। कि भारत से कोई व्यक्ति अमेरिका जाने का जल्दी प्रयास नहीं करता, हर कोई व्यक्ति। ठीक है, दूसरा ये है कि अधिकांश प्रवास थोड़ी दूरी पर संचरण करते हैं, मतलब कम दूरी पर तो हो जाएगा, ज़्यादा दूरी पर जल्दी से प्रवास नहीं होता है, आदमी झिझकता है, ठिठकता है। ठीक है, ये रेवेंस्टीन ने कहा। फिर प्रवास क्रमिक रूप से बढ़ता है, कि प्रवास ये नहीं अचानक से विस्फोट की तरह हो गया, लोग अचानक से हजारों लाखों पहुंच गए, क्रमिक होता है, धीरे 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 धीरे, एक गया फिर दूसरा जाएगा, फिर वहाँ की विशेषता बताएगा, तीसरा भी जा बसेगा, फिर चौथा भी जा बसेगा। तो प्रवास हमेशा क्रमिक रूप से होता है। ठीक है, फिर धारा एवं प्रतिधारा, कि जब भी प्रवास एक धारा के रूप में होगा तो वह क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है। हम किसी भी स्थान को छोड़कर जब दूसरे स्थान पर जाएंगे तो हम क्षतिपूर्ति का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है ना, कि यदि मैंने वो स्थान छोड़ा तो उसकी मुझे पूर्ति हो रही है कि नहीं हो रही। यदि हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर पा रहे और वहाँ से भी हम नुकसान झेलें, इधर भी नुकसान झेलें, तो क्यों कोई प्रवास करेगा। तो हमेशा रेवेंस्टीन ने कहा कि धारा एवं प्रतिधारा की बात होती है कि जब भी कोई प्रवास होगा, दूसरे स्थान पर होगा, तो वो अपनी क्षतिपूर्ति का क्या करेगा, प्रयास करेगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट में कि ग्राम नगर विभेदन, कि गांव के लोग अधिक प्रवास की ओर क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। शहर के लोग प्रवास के लिए कम सोचते हैं, कि गांव के लोगों में ज़्यादा सोच होती है प्रवास की। शहर का बंदा जो जहां सारी सुविधाएं मिल रही है वो जल्दी से प्रवास के लिए कभी नहीं सोचता है। ठीक है, फिर आपके स्त्रियों की बहुलता प्रवास में अधिक होती है, ये भी बिल्कुल सत्य बात है। फिर है उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास तो होता है, वे प्रवास के लिए चुंबकीय कारक होते हैं। तो जहां उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों का विकास हो वहां लोगों को रोजगार मिल जाता है, आर्थिक कारक बनते हैं। जब रोजगार मिल जाएगा, पैसा मिल रहा है, तो लोग वहाँ जाकर क्या हो जाते हैं, बस जाते हैं। और ऐसा हुआ है, मैंने उदाहरण दिया जमशेदपुर का। पहले वो साक्षी गांव था, जब जमशेद जी टाटा ने वहाँ पर लोहा इस्पात उद्योग लगाया, धीरे धीरे लोगों को रोजगार मिला, तो वो साक्षी गांव अभी जमशेदपुर शहर बन गया, बहुत बड़ा शहर बन गया, भारत का पिट्सबर्ग कहते हैं। तो बताओ, उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्र जो है वो प्रवास के प्रभावित करने वाले चुंबकीय कारक हैं कि नहीं है, क्योंकि वो रोजगार दे रहे हैं तो लोग आकर्षित होते हैं। भिवाड़ी देखो, छोटा सा था, अब वहाँ उद्योग लगे तो लोग पहुँचे, बड़ा हो गया। गुड़गांव छोटा सा था, गुरुग्राम, आज कितना बड़ा शहर हो गया, क्योंकि लोगों को क्या मिला, रोजगार मिला। नोएडा यूपी का कोई नहीं जानता था, ठीक है, नोएडा को कोई नहीं जानता था, लेकिन अब देखो वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, तो देखो कितना बड़ा शहर बन गया। इसके बाद की हम बात करें तो प्रवास का सबसे बड़ा प्रेरक आर्थिक कारक होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको कैसा था, बिल्कुल सबसे बड़ा प्रेरक आर्थिक कारक होता है कि रेवेंस्टीन अपने सिद्धांत में प्रमुख प्रेरक कारक मानता है प्रवास के लिए प्रमुख प्रेरक कारक मानता है कि सामाजिक कारक,
बहुत भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और आपके कौन सा है, ठीक है, कि जलवायविक कारक। तो सबसे बड़ा कारक जो प्रेरक मानता है ना वो प्रवास के लिए, वो कौन सा मानता है, आर्थिक कारक। फिर नगर एवं प्रवास, के प्रवास जो है वो नगरीय क्षेत्रों में अधिक वृद्धि से होता है। ये बात किसने कही थी, रेवेंस्टीन ने कही थी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आएगी। कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे आप डिस्कस कर लेना, कहीं मैं आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। और वादा है कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत अच्छे से हम आपका सिलेबस करवाएंगे, क्वेश्चन भी डालेंगे अच्छे इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको डाले जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स हम डालेंगे या फिर हमारे स्लाइड्स नोट डालेंगे, मतलब 100% आपको नोट्स उपलब्ध करवाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अगला जो वीडियो हम डालेंगे उसमें आपके जितने बचे हुए सिद्धांत हैं, कारक हैं, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू।